देखिए, यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम को लेकर के ना आपके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है वो चैलेंज ये है कि हम करंट अफेयर्स को कहाँ से पढ़ें, कौन सी मैगजीन फॉलो करें, कौन से सोर्स को फॉलो करें, और अगर फॉलो कर भी रहे हैं तो कैसे उसका एप्लीकेशन अपने आंसर राइटिंग में करें, कैसे अपने आंसर को और इनरीच करें, कहाँ पर हमको कौन से पॉइंट एड ऑन करने चाहिए। ये सबसे बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने रहती है। अब इस बात के लिए परेशान होना बंद कर दो। देखो भाई, आज से हम लोग वीक में 2 क्लास करेंगे जो कि मेंस के करंट अफेयर्स के लिए होगी। यहां पर हम कोई बहुत लंबी लंबी 2-2 घंटे की क्लास नहीं करने वाले हैं। हम बहुत डेडिकेशन के साथ इफेक्टिव मैनर में हम 4 से 5 टॉपिक हर क्लास में डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक्स या तो गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिए गए होंगे या तो किसी न्यूज आर्टिकल से लिए गए होंगे, उनका एप्लीकेशन अपने आंसर में कैसे करना है, सिलेबस के किस पॉइंट से उसको लिंक करना है, इसके साथ साथ यूपी स्पेसिफिक पॉइंट जैसे कि जीएस पेपर 5 और पेपर 6 में उन एग्जांपल्स का, उन रिपोर्ट को कैसे ऐड करना है, इन सारी बातों को हम लोग इस पूरी सीरीज में समझने वाले हैं। अगर आप 2024 का मेंस देने जा रहे हो, देखो भाई बात बहुत क्लियर समझना, अगर आपका इस बार मेंस है, ये सीरीज आपके लिए सबसे शानदार सीरीज होने वाली है। प्लस अगर आप 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो भाई मेरे आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस पूरी सीरीज के माध्यम से अपने नोट्स बना लेना। इस क्लास की पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा, जिसको डाउनलोड करके प्रिंट करा करके अपने पास रखते चलो और यहां से आंसर राइटिंग के लिए बहुत सारे पॉइंट को लेते चलो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास के अंत में आप सब अपना फीडबैक जरूर शेयर करना कि इस पूरी सीरीज में आप किन बिंदुओं को और शामिल करना चाहते हो। ठीक है, देखो भाई, आज की जो हमारी पहली क्लास के अंतर्गत हम 4 टॉपिक को डिस्कस करने वाले। कौन सा 4 टॉपिक है भाई? पहला टॉपिक है P3 अप्रोच, सेकेंड टॉपिक है प्रॉक्सी सरपंच या प्रधानपति का कॉन्सेप्ट, थर्ड टॉपिक है एग्रीकल्चरल टूरिज्म, और चौथा टॉपिक आप लोगों का है सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी। अब सिलेबस से इसको लिंक करते हुए आइए इन सारे पॉइंट्स को एक बार देखते हैं कि कैसे आंसर राइटिंग में इसका यूज करना है। सबसे पहला जो पॉइंट था P3 अप्रोच। अब ये P3 अप्रोच है क्या भाई? तो अभी रिसेंट में क्या हुआ ना, सर्कुलर इकोनॉमी, आपने इस टर्म को इससे पहले भी सुना होगा जीएस पेपर 3 के अंतर्गत। देखो भाई, जीएस पेपर 3 में आपका सिलेबस के 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट शामिल है। पहला है इंडियन इकोनॉमी, सेकंड या थर्ड पॉइंट में आप आओगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा प्रदूषण, पॉल्यूशन, ये भी एक टॉपिक यहाँ पर शामिल किया गया है। अगर हम इन दोनों को साथ में शामिल करते हैं तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक भी आता है। सर्कुलर इकोनॉमी या चक्रीय अर्थव्यवस्था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट पहल है, जिसको कि हर देश आगे लेकर के चल रहा है। इसी संदर्भ में रिसेंट में भारत में एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन का नाम क्या था? सम्मेलन का नाम अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो सम्मेलन का नाम है 12th रीजनल 3R, मतलब 12वां क्षेत्रीय 3R और चक्रीय अर्थव्यवस्था फोरम। इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो जयपुर में इसका आयोजन किया गया। और यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक बात बोली गई, ध्यान समझना। देखो, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो लगातार कुछ ऐसे टर्म्स देते हैं, कुछ ऐसे एक्रोनिम्स देते हैं जिनका प्रयोग आप अपनी आंसर राइटिंग में कर सकते हो। बहुत इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है कि उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर के, द्विपक्षीय संबंधों को लेकर के 3T का कॉन्सेप्ट दिया। 3T क्या है भाई? टाइमली, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, ये 2 देशों के मध्य रहेगा, तभी हम अपने उन 2 देशों के मध्य में संबंध को अच्छा बना सकते हैं। तो यहां पर मोदी जी कहते हैं P3 का कॉन्सेप्ट। आप इसको P3 से मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मत समझ लेना। P3 का मतलब है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रो प्लेनेट पीपल। अब ये प्रो प्लेनेट पीपल दृष्टिकोण क्या है? इसका मतलब है कि एक ऐसा अप्रोच जहां पर हम इस ग्रह के बारे में भी सोच रहे हैं और इसके साथ साथ हम यहाँ के लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं, दोनों के हितों को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं, उसको हम कहते हैं P3 अप्रोच। तो मोदी जी ने कहा कि भारत जो है अब P3 अप्रोच को लेकर के आगे बढ़ रहा है और इसके साथ ही साथ भारत की जो पूरी इकोनॉमी है वो सर्कुलर इकोनॉमी में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध है। ध्यान देना, मेंस, अब यहां पर हम एप्लीकेशन समझेंगे। मेंस में अगर आपसे कुछ प्रश्न पूछता है, प्रश्न क्या पूछेगा भाई? प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि भारत का सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के क्या प्रयास चल रहा है, या फिर भारत का प्रश्न एग्जैक्टली ऐसे पूछ सकता है कि सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर के भारत के कुछ प्रयासों पर चर्चा करें। तो आप इन 2-3 पॉइंट्स को कोट कर सकते हो। पहला पॉइंट क्या कोट कर सकते हो कि अभी रिसेंट में भारत में क्या हुआ, एक सम्मेलन किया गया। ठीक है, सम्मेलन का नाम था 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम, जो कि जयपुर में आयोजन किया गया। यहां पर मोदी जी पार्टिसिपेट करते हैं। मोदी जी बोलते हैं प्रो प्लेनेट पीपल दृष्टिकोण। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, आप लोग जब मेंस की आंसर राइटिंग करोगे ना, तो वहां पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं कोट करना। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं ना कि मोदी जी या फिर किसी व्यक्ति का नाम ले रहा हूं, नहीं,
आपको वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का जिक्र करना है, संवैधानिक जो पद है, जैसे कि हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये प्रयास किया गया। आप पोस्ट का जिक्र कर रहे हो, आप किसी व्यक्ति का जिक्र नहीं कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो भाई देखो, उन्होंने P3 कॉन्सेप्ट को बताया और सर्कुलर इकोनॉमी को बताया था। यहीं पर जो सम्मेलन था, सम्मेलन में आपने 3R का टर्म देखा होगा। 3R मतलब क्या होता है? जब भी हम पॉल्यूशन के टॉपिक को पढ़ते हैं, प्रदूषण के टॉपिक को पढ़ते हैं, तो प्रदूषण का सबसे जो अच्छा मैनेजमेंट होता है वो होता है 3R कॉन्सेप्ट। इस 3R कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम जिन 3R की बात करते हैं, पहला होता है रिड्यूस, दूसरा होता है रीयूज और थर्ड होता है रिसाइकल। इसका मतलब क्या भाई? रिड्यूस मतलब हम किसी प्रोडक्ट का कंजम्पशन सबसे पहले कम करें। भाई प्लास्टिक का प्रयोग ही हमको सबसे पहले कम करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर हम प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको रीयूज करें, बार बार रीयूज करें, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि नए प्रोडक्ट मार्केट में कम आएंगे। थर्ड पॉइंट होता है रिसाइकल, मतलब जिस भी प्लास्टिक का हम प्रयोग करें उसको रिसाइकल करने पर फोकस करें, ताकि उस पुराने उत्पाद से कुछ नए उत्पाद को बनाया सके और वो पर्यावरण में प्रदूषण के तौर पर आगे ना जाए। तो ये 3R का जो कॉन्सेप्ट है और जो P3 का कॉन्सेप्ट है और जो सर्कुलर इकोनॉमी कॉन्सेप्ट है, ये तीनों आपस में लिंक है। आपसे अगर मेंस के पेपर में या तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रश्न पूछेगा, या तो आपसे अर्बन प्लानिंग पर प्रश्न पूछेगा, शहरी योजना पर प्रश्न पूछेगा, या फिर आपसे प्रदूषण पर प्रश्न पूछेगा। इन तीनों में आपको इस सम्मेलन का जिक्र करना है, इसमें मोदी जी का जो P3 अप्रोच है उसको जिक्र करना है, कि कंक्लूजन बताने सारे पॉइंट्स, ठीक है? कि हाल ही में भारत ने इस दृष्टिकोण को आगे रखते हुए एक P3 दृष्टिकोण और सर्कुलर इकोनॉमी को आगे बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को, अपनी जो उसकी जो प्रायोरिटी है उसको यहाँ पर सेट किया है। ठीक है, बात क्लियर हो गया? अब समझो, कुछ गवर्नमेंट के मैं आपको ऐसे एफर्ट बताता हूं जो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी एफर्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने मिशन लाइफ को शामिल किया है, मोदी जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो मिशन लाइफ क्या है? ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। हम COP26 में जब गए थे तो वहां पर हमने पंचामृत लक्ष्य घोषित किया था, याद होगा आप लोगों को, ठीक है? इसी पंचामृत लक्ष्य के अंतर्गत हमने नेट जीरो एमिशन 2070 तक हमने नेट जीरो एमिशन का भी यहाँ पर टारगेट सेट किया था। तो ये 3-4 कुछ ऐसे इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से भारत जो है पूरे वैश्विक स्तर पर अपने सस्टेनेबिलिटी एफर्ट की मान्यता को लेकर के आ रहा है, भाई ठीक है, हम इस संदर्भ में सबसे आगे रहेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपने आंसर में शामिल करने पड़ेंगे अगर इनके संदर्भ में एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछता है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आप और समझिए। इसी सम्मेलन के अंतर्गत रिसेंट में एक कमेटी का भी निर्माण किया, एक कमेटी नहीं, एक अलायंस का निर्माण किया गया। अलायंस का नाम है सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलरिटी, C3 कॉन्सेप्ट। ठीक है, ध्यान देना, अभी आप P3 देख रहे थे, अब यहाँ पर C3 देख रहे हो कि सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलरिटी का निर्माण किया गया है, जो कि क्या करेगा, विश्व के बहुत सारे देशों के बीच में एक गठबंधन होगा जो आपस में सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर के जितने भी उनके ज्ञान होंगे, जितने भी उनके नॉलेज होंगे, जितनी भी उनकी टेक्नोलॉजी होगी, उसको आपस में वो साझा करेंगे। क्योंकि सर्कुलर इकोनॉमी केवल इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि वो एक आर्थिक आवश्यकता के रूप में भी उभर रही है। तो भारत सरकार के जो इस संदर्भ में इनिशिएटिव्स है वो आपने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, आप चाहो तो इन्हीं पॉइंट्स को, अगर मानो कभी प्रश्न सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पूछता है तो आप इन पॉइंट्स को केस स्टडी के तौर पर भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो आप लोग, क्या P3 दृष्टिकोण, और बताओ कि P3 दृष्टिकोण क्या है? तो सर्कुलर इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रो प्लेनेट पीपल दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसको हमको बहुत बड़े लेवल पे लागू करने की आवश्यकता है। ये पॉइंट आप यहाँ पर कोट कर सकते हो। आप भारत सरकार के जो कुछ प्रयास, जैसे कि मिशन लाइफ हो गया, COP26 में पंचामृत लक्ष्य हमारा हो गया, नेट जीरो मिशन का टारगेट हो गया, इन सारी बातों को भी कोट कर सकते हो जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रश्न आएगा। और ध्यान देना, PYQ में प्रश्न पूछा गया है इस बारे में। ठीक है, क्लियर हो गया? सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलरिटी, जब भी आपसे अर्बन प्लानिंग की बात की जाएगी आप इस पॉइंट को ऐड कर ही देना। ठीक है, कि भाई हमने एक ऐसा संगठन का भी निर्माण किया है जो कि इस संदर्भ में इस प्रकार से कार्य कर रहा है। क्लियर है? पहला टॉपिक बहुत सिंपल सा था, अच्छा टॉपिक था, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आप लोगों को लगे होंगे, आई होप। सेकंड टॉपिक देखो क्या कह रहा है यहाँ पे। सेकंड टॉपिक जो आप लोगों का यहाँ पर दोस्तों वो है प्रॉक्सी पति, या फिर मैं कहूँ तो प्रधानपति का कॉन्सेप्ट। ये प्रधानपति का कॉन्सेप्ट होता क्या है? आप सबने ये सीरीज देखी होगी, ठीक है? इस सीरीज में क्या था? तो ये थी प्रधान, ठीक है, मंजू जी, और इनके जो पति जी थे वो प्रधानपति थे। बात यहीं तक सीमित नहीं है, रिंकी के जो माता पिता थे दोनों लोग, अगर आप ध्यान दोगे तो इस सीरीज में जो पंचायत ऑफिस है ना, पंचायत ऑफिस के बाहर भी एक सीन दिखाया जाता है
जहां पर प्रधान का नाम लिखा रहता है और ब्रैकेट में लिखा रहता है प्रधानपति का नाम। तो सोचो हमारे यहाँ पर प्रधानपति का कॉन्सेप्ट, जो प्रॉक्सी सरपंच का कॉन्सेप्ट है, वो कितना ज्यादा एक्सेप्टेबल है, मतलब लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया है। इस समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसी प्रयासों को आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो भाई, ये टॉपिक सिलेबस से किस पॉइंट से लिंक होता है, तो अगर आप जीएस पेपर 1 में आओगे तो वहां पर एक टॉपिक दिया गया महिला, महिला सशक्तिकरण, वुमेन इंपावरमेंट का टॉपिक दिया गया, ठीक है। तो मानिए अगर कभी आपसे प्रश्न पूछता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार के द्वारा कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, या फिर इस दिशा में कौन कौन सी चुनौतियां विद्यमान है, तो आपको पॉलिटिकल स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर जो महिला सशक्तिकरण हो रहा है उनका, उसमें जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है प्रधानपति की, ठीक है, प्रॉक्सी सरपंच की। तो आपको ये बात यहाँ पर कोट करनी पड़ेगी, ठीक है, कि प्रॉक्सी सरपंच को लेकर के एक बहुत बड़ी समस्या भारत में देखने को मिल रही है। कुछ एग्जांपल देखो, कुछ आंकड़े देखो यहाँ पर। आंकड़ा कहता है कि भारत में अगर हम तीनों स्तर पर पंचायतों की बात करें तो पूरे भारत में लगभग 2.63 लाख पंचायतें हैं। कितनी पंचायतें हैं? पूरे भारत में 2.63 लाख पंचायतें हैं, जिसमें से अगर हम इनके प्रतिनिधियों की बात करें तो पूरे भारत में 46% प्रतिनिधि क्या है? महिलाएं हैं। मतलब ध्यान समझना, महिलाओं का पार्टिसिपेशन, ठीक है, एटलीस्ट कागजों पर यहां पर ज्यादा है, लेकिन इनका जो इफेक्टिव पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है। कारण क्या है भाई? कारण तो आप सब जानते हो कि भाई जनरली कुछ ऐसे एरियाज है भारत के अंतर्गत, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, इन क्षेत्रों में जो निर्णय मेकिंग प्रोसेस होता है ना, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, उसमें पुरुषों की भागीदारी ज्यादा होती है, पुरुषों का कंट्रोल ज्यादा होता है, ठीक है। इस कारण से इनकी इफेक्टिव पार्टिसिपेशन यहां पर क्या है? कम है। हालांकि संख्या के संदर्भ में 46% प्रतिनिधि पंचायत स्तर पर महिलाएं हैं। ये अपने में एक बड़ा आंकड़ा है, लेकिन इफेक्टिव पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए अभी रिसेंट में पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा एक पैनल गठित किया गया। अच्छा, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगा आप लोगों को पीडीएफ, ठीक है, परेशान मत होना। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा एक पैनल गठित किया गया और उस पैनल ने प्रॉक्सी भागीदारी को कम करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट बताए, कुछ पहल बताया। सबसे पहले उन्होंने पहल क्या बताया? कहा कि हमको अनुकरणीय दंड के कॉन्सेप्ट को लेकर के आना पड़ेगा, हमको एग्जेम्पलरी पेनल्टी पनिशमेंट के कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे आना पड़ेगा। मतलब कि अगर किसी स्थान पर, किसी निर्वाचित इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव के स्थान पर अगर कोई प्रॉक्सी के रूप में उनके परिवार का पुरुष काम कर रहा है, या तो उनके पति है, या तो उनका बेटा है, तो उनका भाई है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उनके खिलाफ पनिशमेंट एक्शन लेते हुए हमको एक एग्जाम्पल यहाँ पर सेट करना, ठीक है। अनुकरणीय दंड हम लोग को यहाँ पर देना पड़ेगा। सबसे पहला तो यह कि भाई कठोर दंड इस संदर्भ में लेकर के आओ, ठीक है। पहला काम यहाँ पर ये क्लियर है। आपने देखा होगा जो भी हम लोग पंचायत सीरीज की बात करें तो वहां पर भी क्या होता है, जब 15 अगस्त का झंडा फहरने वाला रहता है, डीएम साहिबा आती है, तो वो पूरा एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, लेकिन वहां पर दंड नहीं दिया जाता है किसी को भी। हमको इस संदर्भ में दंड देने के प्रावधान को शामिल करना पड़ेगा पीआरआई के अंतर्गत, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत। ये सबसे पहला सजेशन यहाँ पर पंचायती राज मंत्रालय के इस पैनल ने दिया है, ठीक है। और क्या सजेशन दिया? उन्होंने कहा कि हमको स्ट्रक्चरल स्तर पर कुछ पॉलिसी मेकिंग में रिफॉर्म करने पड़ेंगे। जैसे कि भाई केरल मॉडल क्या है ना, केरल में जेंडर स्पेसिफिक जो कोटा है उसको बहुत अच्छे से लागू किया जा रहा है। एक तो हमको इस केरल मॉडल से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, ठीक है। जो गुड प्रैक्टिसेस होती है ना, जो अच्छी कार्य प्रणालियां होती है, उनसे हमको सीखना चाहिए। तो केरल में इसका बहुत अच्छे से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है, इसको हमको पूरे भारत में लागू करना चाहिए। पहला तो एग्जाम्पल आप ये नोट करो। सेकेंड पॉइंट बताते हैं कि हमको एक पुरस्कार का प्रस्ताव करना चाहिए। पुरस्कार का नाम क्या होगा? एंटी प्रधानपति पुरस्कार, ठीक है। एंटी प्रधानपति पुरस्कार मतलब जो प्रॉक्सी नेतृत्व है उसके खिलाफ जो प्रयास कर रहे हैं लोग, उनको मान्यता देने के उद्देश्य एंटी प्रधानपति की कॉन्सेप्ट को लेकर के आया गया है कि हम यहाँ पर इस संदर्भ में एक पुरस्कार का भी प्रावधान करेंगे। इसके अलावा महिला लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी, ताकि अगर इस संदर्भ में कोई भी शिकायतें आती है तो उसका प्रॉपर निपटारा किया जाए। इन सबके साथ साथ ग्राम सभाओं में सार्वजनिक स्तर पर शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन करना चाहिए, जिसके माध्यम से महिला प्रधानों का जो अधिकार है उसको मजबूत किया जाना चाहिए, ठीक है। ध्यान देना, इसको हम लोग क्या कहते हैं पता है? एथिक्स में अगर आप ध्यान दोगे तो एथिक्स में इस टर्म को हम लोग कहते हैं परसुएशन, ठीक है। मुझे एक एग्जांपल बहुत अच्छा यहाँ पर और याद आ रहा है अनुनयन का, परसुएशन का, कि राजस्थान में भी ना चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए जो आईएएस अदर आमिर सर थे, उन्होंने क्या किया था, सार्वजनिक रूप से शपथ ग्रहण समारोह कराए थे। इस सभी लोगों को, सभी सभी अभिभावकों को एक जगह पर इकट्ठा करके उन्होंने शपथ दिलाया कि हम किसी भी बच्ची का चाइल्ड मैरिज नहीं करेंगे। ये इसको कहते हैं अनुनयन। आप लोगों को परसुएट कर रहे हो, लोगों को समझा रहे कि नहीं भाई ये चीज गलत है। तो इसीलिए यहां पर क्या किया जा रहा है कि सार्वजनिक शपथ ग्रहण समारोह किया जा रहा है। आप देखोगे ना,
तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ना, वो भी क्या करती है, एक समय इंटीग्रिटी शपथ ग्रहण कराती है लगातार। लोगों के आपके पास मेल आते हैं, एप्लीकेशन पे रिक्वेस्ट आता है कि आप शपथ लीजिए कि आप अपने पूरे जीवन में सत्यनिष्ठा को फॉलो करेंगे। तो इस बात को, इस परसुएशन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी लागू किया जा रहा है, ठीक है। तो आपके आंसर में अगर कभी भी ऐसे कुछ सजेशन देने की रिक्वायरमेंट हो, मानो आपसे वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर कुछ प्रश्न पूछा गया कि भाई क्या चुनौतियां हैं, सरकार कौन से प्रयास करता है, आप एक पॉइंट को ऐड करो सजेशन में कि हमको सार्वजनिक शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से, ठीक है, ऐसे इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाना चाहिए जहां पर लोग किसी भी प्रकार के लैंगिक भेदभाव को पूरी तरीके से नजरअंदाज करें, मतलब पूरी तरीके से इग्नोर करें कि हम ऐसी गतिविधियां में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये परसुएशन का बहुत शानदार एग्जाम्पल है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हम इंटरफेयर करेंगे, जैसे कि सबसे पहले तो जो महिला रिप्रेजेंटेटिव्स होंगी, समस्या क्या है, उनके पास कौशल नहीं है, ठीक है भाई। महिला रिप्रेजेंटेटिव घर में ही बैठी रह जा रही है, उनको पता ही नहीं कि हमारे पास पंचायत ऑफिस में क्या क्या काम है। तो सबसे पहले उनके कौशल विकास के लिए हम वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन ट्रेनिंग की भी यहाँ पर व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे, जिसके माध्यम से हम सभी महिला प्रतिनिधियों को प्रॉपर ट्रेन करेंगे कि आपके काम क्या है और आपको काम करना कैसे, ठीक है। पहली बात तो ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट कि रियल टाइम लीगल और गवर्नेंस असिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, एक एआई ड्रिवन, ठीक है, एआई संचालित और क्वेरी बेस्ड एक प्रॉपर मार्गदर्शन प्रोवाइड कराएंगे, गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप एआई के माध्यम से अपनी समस्या पूछ सकते हो। ध्यान रखना उसका जो रिप्लाई होगा एआई का, वो स्थानीय भाषाओं में होगा, वो लोकल लैंग्वेज में होगा। ये सबसे इसकी बड़ी बात है। देखो तकनीकों का प्रयोग कहां कहां पर किया जा रहा है। अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछता, मानो आपसे पेपर में प्रश्न पूछा गया महिला को लेकर के, या फिर इसी प्रश्न को पूछ दिया गया कि भाई कि पंचायत स्तर पर महिलाओं की जो प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेशन है वो संख्याओं में ज्यादा है लेकिन वास्तविक स्तर पर नहीं है, इसके लिए क्या सुझाव चाहते हैं। आप तकनीक का प्रयोग बताओ। आप ये जो पैनल की जितनी भी सिफारिशें हैं उन सिफारिशों को नोट करो। एक एक सिफारिश बहुत अच्छी है, जैसे कि केरल मॉडल, भाई गुड प्रैक्टिसेस में आप बता सकते हो। एनटी प्रधानपति पुरस्कार, बात को ऐड करो। जैसे अभी हमने देखा था ना स्वच्छता कैंपेन को लेकर के, जब हम स्वच्छ भारत कैंपेन को चला रहे थे तो वहां पर भी जो लोग सड़कों पर थूक रहे थे उनके लिए कुछ अधिकारियों ने क्या किया, एक पीकू कॉन्सेप्ट चलाया, ठीक है, कि ये इनको हम पीकू पुरस्कार दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने सड़क पर कचरा फैलाया, सड़क पर इन्होंने थूका है। तो अब समझो ना, ऐसे पुरस्कारों के माध्यम से क्या करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं कि नहीं भाई आप गलत काम मत करिए, ठीक है। तो एनटी प्रधानपति पुरस्कार यहाँ पर हो गया। महिला लोकपाल के कॉन्सेप्ट को हम बढ़ा रहे हैं। हम सार्वजनिक शपथ ग्रहण के माध्यम से हम अनुनयन कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे कि भाई ठीक है आप इसमें पार्टिसिपेट करिए। हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें अपनी समस्याओं को समझाने में। तो आपको भी जब अपने सजेशंस देने ना, तो आपको हर स्तर पर सजेशन देना है। आपको लोगों को परसुएशन के लिए भी काम करना है, आपको तकनीक का इंटरफेयर बताना है, भाई कैसे हम तकनीक के माध्यम से लोगों को समझा पाएंगे, कैसे उनकी शिकायतों को दूर कर सकते हैं। ये सारी बातें आपको यहाँ पर शामिल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ पर ये भी हो गया, इसको भी आप लोग नोट कर लेना, इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट समझिए, थर्ड और फोर्थ दोनों पॉइंट आप लोग का एग्रीकल्चर के संदर्भ में है। थर्ड पॉइंट है एग्रीकल्चर टूरिज्म। अब भाई ये क्या होता है, कृषि पर्यटन। तो सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर और टूरिज्म दोनों के कॉन्सेप्ट को ऐड कर दोगे तो आपका एग्रीकल्चर टूरिज्म बन गया। जीएस पेपर 3 में आपके दोनों ही टॉपिक शामिल होते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर और टूरिज्म दोनों टॉपिक वहां पर शामिल होता है। और देखो जो टूरिज्म है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। जब भी हम किसी देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी समाज की अगर हम अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम 3T की बात करते हैं। आपको सर ये 3T तो आपने टाइमली, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बताया था बायलैटरल रिलेशंस में दोनों देशों के मध्य में, नहीं। ये 3T जो है, ये 3T क्या है, ये ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और एक टी क्या होता है भाई, ट्रेड, ठीक है। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म, किसी भी समाज की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में इन 3T की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। इसमें से हम एक एग्रीकल्चर की भूमिका को और अगर शामिल कर लें तो एग्रीकल्चर और एक टी मतलब टूरिज्म दोनों मिलकर के कृषि पर्यटन के कॉन्सेप्ट को क्रिएट करते हैं। कृषि पर्यटन से मेरा मतलब सिंपल सा है कि ये एक ऐसा कॉमर्शियल उद्यम है जिसके अंतर्गत कृषि को टूरिज्म से जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर या तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो मनोरंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, खेतों में मानो, जैसे मानो कोई भाई बहुत शहरी व्यक्ति आए, ठीक है, उसको नहीं पता है कि कैसे गाय के गोबर से उपला बनाया जाता है, तो वो गांव में भ्रमण करने निकला, टूर घूमने निकला कि यार देखा जाए यार क्या होता है गांव में, कैसे सब चीजें होती हैं। हम आप जानते हैं ना कि उपला कैसे बनता है, गाय का गोबर से कैसे चीजें होती हैं। लेकिन अब उसके लिए तो नया है, तो वो घूमने के लिए आया, ठीक है। तो या तो शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो मनोरंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं
तो अगर गाँव में आएँगे, एग्रीकल्चर टूरिज्म में पार्टिसिपेट करेंगे, तो इससे क्या होगा? इससे किसानों को जो अतिरिक्त आय की प्राप्ति होगी, मतलब किसानों की आय को डबल करने में एग्रीकल्चर टूरिज्म की भूमिका बहुत ज़्यादा है। अब मानिए आपसे प्रश्न पूछा गया एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन-कौन सी समस्याएँ हैं और इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप कौन से समाधान सुझाते हैं? आपको एग्रीकल्चर टूरिज्म के कॉन्सेप्ट को ऐड करना पड़ेगा। पॉइंट समझ गए? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कैसे किया जा रहा है। जैसे कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स चल रही है, जैसे एक तो चला है देखो अपना देश। भई आप आइए, आप गाँव में जाकर के देखिए कि कैसे गाँव में एग्रीकल्चर होता है, कैसे वहाँ पर गाँव ग्रामीण जो पूरी अर्थव्यवस्था कैसे वर्क कर रही होती है। स्वदेश दर्शन योजना, इन सब के माध्यम से हम एग्रीकल्चर टूरिज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, कुछ ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ जहाँ पर एग्रीकल्चर टूरिज्म बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। महाराष्ट्र में आप जाओगे ना, तो महाराष्ट्र के नासिक पुणे जैसे क्षेत्रों में आपको अंगूर के पूरे बाग मिलेंगे, जहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं और उस घूमने के लिए जो किसान जिसका बाग रहता है, वो उनसे शुल्क लेता है। उनको प्रॉपर गाइड किया जाता है कि भाई देखो ये अंगूर का सीजन है, इस समय हम यहाँ पर ये खेती का प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं, हम ऐसे कुछ नहीं कर रहे, तो लोग भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। प्लस अंगूर से, ग्रेप से जनरली वाइन का निर्माण किया जाता है। तो उस पूरे प्रोसेस को भी वहां पर लाइव दिखाया जाता है, लाइव दिखाया था कि भाई देखो ऐसे ऐसे चीजें होती है, तो लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता है, चलो यार देखते हैं क्या हो रहा है। इसी प्रकार से आप देखोगे तो कर्नाटक के कुर्ग में कॉफी बागान बहुत अच्छे वर्क करते हैं। यहाँ पर लोगों के ठहरने की सुविधाएं होती हैं, यहाँ पर लोग आकर के होटल में रुक सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो टूरिस्ट होते हैं वो कॉफी को चुनने से लेकर के उसके बनाने तक की पूरी प्रक्रिया का वहां पर अनुभव करते हैं। ये है एग्रीकल्चर टूरिज्म, और ये कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। जैसे कि आप देखो तो किस केरल में क्या हो रहा है, मसालों को लेकर के ऐसी जो फार्म्स है वो वहां पे वर्क करते हैं, जैविक मसाले वहां पर बनाए जाते हैं, उगाए जाते हैं, और लोग जाते हैं वहां पे खरीदते भी हैं, वहां पर घूमते भी हैं, प्रॉपर शुल्क लगता है, तो किसानों को अतिरिक्त आय की प्राप्ति उसी बागान से हो रही है। ठीक है, पंजाब में देखो तो ट्रैक्टर की सवारी करने के लिए लोग जाते हैं, प्लस पारंपरिक भोजन सरसों का साग और मक्के की रोटी ये खाने के लिए लोग जाते हैं। ये क्या है? ये भी एग्रीकल्चर टूरिज्म का एग्जाम्पल है। गोवा में आप जाओगे तो गोवा में काजू के खेत ऐसे काजू के ऐसे आपको बगान मिल जाएंगे। ठीक है, वहां पर भी लोकल ड्रिंक बनाई जाती है उन सब चीजों से, तो वो भी एक प्रोसेस का हिस्सा जहां पर लोग पार्टिसिपेट करते हैं, देखते हैं। यही एग्रीकल्चर टूरिज्म। अब प्रश्न उठता है कि यूपी में क्या संभावना है? तो हम यूपी की अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कि यूपी में ये कैसे वर्क कर सकता है। ठीक है, देखो भाई, अभी यूपी में सरकार जो प्रयास कर रही है वो एग्रीकल्चर टूरिज्म को लेकर के बहुत सारे एफर्ट्स कर रही है। मैं कुछ एफर्ट्स आपको दिलाता हूँ, याद दिलाता हूँ, एग्जाम्पल के साथ साथ ध्यान देना। पहला, भाई हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें, अगर हम बाग बगीचे की बात करें, तो लखनऊ में मैंगो पार्क का निर्माण किया जा रहा है, मैंगो म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। ये क्या है? ये एग्रीकल्चर टूरिज्म का सबसे शानदार एग्जाम्पल है, तो नोट करो, इसको आप मेंशन करो। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे हर्बल बेल्ट भी यूपी में निर्माण किए गए हैं, जिन हर्बल बेल्ट में आप जा करके घूम सकते हो, देख सकते हो कि भाई किस प्रकार से सुगंधा को उगाया जा रहा है, किस प्रकार से केसर की खेती की जा रही है। केसर वाला किधर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी जो फसलें हैं वो कैसे उगाई जा रही हैं ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये यूपी में एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर टूरिज्म के लिए सबसे बड़ी संभावना है। इसके अलावा हम शैक्षिक कृषि पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उनके छात्रों को और बाकी कॉलेज के छात्रों को भी हम भोजन मतलब खाने और जो धारणीयता सस्टेनेबिलिटी है उसके बारे में जागरूक करने के लिए किसानों को कुछ शुल्क दे करके उनको एक शैक्षिक, एक एजुकेशनल टूर के माध्यम से हम वहां पर लेकर के जा सकते हैं। भाई आजकल के स्कूल के बच्चे क्या है, कभी खेत जा ही नहीं, कभी खेत देख ही नहीं रहे खेत कैसा होता है, तो हम उन बच्चों को स्कूल से निकाल करके, अभी तक हम लोग क्या करते थे, हेरिटेज प्लेसेस पे जाते थे, अब हम उनको ले जा सकते हैं कहाँ पर, खेतों में, और खेतों में ले जाकर के प्रॉपर चीजें समझा सकते हैं। देखो भाई, जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? भोजन। और भोजन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप कैसे एक प्रॉपर एजुकेशन ग्रहण कर पाओगे? इसके लिए एजुकेशन टूरिज्म भी यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और समझिए, न्यूट्रास्यूटिकल जो एग्रीकल्चर है या फिर जो मेडिसिनल प्लांट्स की फार्मिंग है या फिर जो हर्बल बेल्ट है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे क्षेत्रों में ये काम चल रहा है। हर्बल बेल्ट को लेकर के बुंदेलखंड क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में न्यूट्रास्यूटिकल फार्मिंग मतलब क्या हो गया? न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि आपको न्यूट्रिशनल और फार्मास्यूटिकल दोनों दोनों क्वालिटी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि मानो आपको वेट लॉस करना है तो आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स खा रहे हो, मोटे अनाज खा रहे हो, जिससे आपको न्यूट्रिशन भी मिल रहा है और आपका जो समस्या थी हेल्थ को लेकर के वो भी वहां पर दूर हो रही है। जैसे मैंने आपको डायबिटीज है तो आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का सेवन कर रहे हो, आप गुड़ का सेवन कर रहे हो, आप किसी अदर चीज का सेवन कर रहे हो, जिससे आपका आपका शुगर भी कंट्रोल रह रहा है, प्लस आपको चीजें जो हेल्दी चीजें वो भी वहां पर मिल रही है। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल प्लस फार्मास्यूटिकल एग्रीकल्चर, हाँ देना, अभी मार्केट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। अगर आपसे एग्रीकल्चर को लेकर के प्रश्न पूछा जाए और आप ऐसे ऐसे टर्म्स का यूज करके आओगे कि सर न्यूट्रास्यूटिकल फार्मिंग के माध्यम से हम किसानों की आय को डबल कर सकते हैं,
हम मेडिसिनल प्लांट्स और हर्बल बेल्ट के माध्यम से किसानों की आय को डबल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी रिसेंट में पहला एरोमा क्लस्टर का निर्माण किया गया, कहां पर? तो बाराबंकी में। सीएसआईआर सीमैप के द्वारा हमने बाराबंकी में पहला एरोमा क्लस्टर का निर्माण किया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर एक सीआईएम उन्नति करके एक मिंट की प्रजाति भी उगाई जा रही है। ये क्या है भाई, अगर किसी को बहुत ज्यादा फूलों की बागवानी में घूमने का शौक है तो वो इन क्षेत्रों में आ सकता है, और इसके लिए प्रॉपर शुल्क लेकर के उस किसान के इनकम में उसको ऐड किया जा सकता है, और एक टूरिज्म के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर हम लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी मैं रिसेंट में गया था, कहाँ पर पता है आप लोगों को? नोएडा में एक फ्लावर शो चला था। अभी जो ये डायग्राम देख रहे हो ना, ये बहुत बड़े मंदिर के आकार में बनाया गया है। ये क्या है? ये फूलों से बना हुआ है, ये रियल फ्लावर्स है जिसका निर्माण करके इतनी बड़ी एक डिजाइन बनाई गई है। तो ऐसे ही फ्लावर शो तो बहुत जगहों पर लगते हैं, दिल्ली एनसीआर में तो बहुत जगह पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन हम जो वास्तव में जो हॉर्टिकल्चर है, जो वास्तव में फूलों की बागवानी है, वहां पर जब टूरिज्म को बढ़ावा देंगे तो किसानों की आय भी वहां पर क्या होगी? डबल होगी। ठीक है, प्लस जितने भी एग्रीकल्चर संदर्भ में जितने भी इंफॉर्मेशन होती है उसको भी एक गाइड के माध्यम से, जो टूर गाइड होता है उसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे क्या हो रहा है? रोजगार भी बढ़ रहे हैं, आय भी डबल हो रही है। ये सारे पॉइंट्स आप अपने आंसर में शामिल करें। यूपी में सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है? यहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, स्पिरिचुअल टूरिज्म का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर लाखों तीर्थयात्री आते हैं। अभी कुंभ में कितने सारे लोग गए। इसी प्रकार से इन क्षेत्रों में जो लाखों तीर्थयात्री लगातार आते रहते हैं, उनके शांतिपूर्ण विश्राम के लिए हम एक फार्म स्टे अनुभव विकसित कर सकते हैं। अभी मैं रिसेंट में नहीं, मैं जब कॉलेज में था तो मैं एक गया में गया था, एक आर्ट ऑफ लिविंग का एक सेंटर था। वहां पर मतलब ऐसे ही था, मतलब एक पूरा बागवानी टाइप का था जिसके अंतर्गत लोग रहते थे। वहां पे मतलब प्रॉपर चीजें चल रही हैं, तो टूरिज्म का कॉन्सेप्ट भी वहां पर डेवलप हो रहा है, और लोगों को शांतिपूर्ण विश्राम का जो फार्म स्टे का कॉन्सेप्ट है, एक्सपीरियंस है, देखो शहरी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग गाँव के हैं ना, हमारे आप जैसे, उनको तो पता है भाई कि क्या चीजें ठीक है, हम तो हमेशा ये देखते हैं। लेकिन जो शहर से आ रहे हैं, जो विदेशों से आ रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो ऐसे अनुभव के माध्यम से हम लोगों की आय को भी डबल कर सकते हैं, इकोनॉमी को भी बूस्ट कर सकते हैं। और इसी संदर्भ में यूपी गवर्नमेंट के जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उसने 229 गांवों की पहचान की है जहां पर हम एग्रीकल्चर टूरिज्म स्पॉट्स को डेवलप करेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है? एग्रीकल्चर टूरिज्म में देखो क्या क्या पॉइंट शामिल होता है, पहले तो आप इस बात को समझने का प्रयास करो। ठीक है, क्योंकि ये सबसे जरूरी बात है कि हम समझे तो कि क्या है इसके अंतर्गत, कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर शामिल होते हैं। जैसे कि सबसे जो पहला पॉइंट आपको एग्रीकल्चर टूरिज्म में देखने को मिलता है, जिसका सबसे पहला कंपोनेंट होता है, वो होता है एग्रीकल्चर एकोमोडेशन। मतलब क्या कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहने की व्यवस्थाएं कर रहे हो, रूरल होम स्टे के कॉन्सेप्ट को लेकर के आ रहे हो, ताकि जो व्यक्ति घूमने जा रहा है वो लोकल फैमिली के साथ वहां पर रह रहा है, और उस एक तो उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी कुछ बूस्ट मिल रहा है, प्लस उस व्यक्ति को, जो टूरिस्ट था, उसको भी वहां पर एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट में एकोमोडेशन की एक बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हो रहा है। ठीक है, एग्री फूड एंड बेवरेज, ये भी एग्रीकल्चर टूरिज्म का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो लोकल कुजीन होती है ना, वो यहाँ पर टूरिस्ट को ऑफर की जाती है। सबसे अच्छी बात है, पर्यटन का एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है। एग्री रिक्रिएशन एंड एग्री स्पोर्ट्स, मतलब क्या कि भाई अगर कोई व्यक्ति जा रहा है घूमने के लिए तो समझे ना कि भाई धान की खेती कैसे होती है, गन्ने की खेती कैसे होती है, वो बात वहां पर समझ पाए। इसके लिए इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। एग्री थेरेपी, जैसे बहुत सारे लोग क्या है कि परेशान है, उनका स्वास्थ्य नहीं सही है, तो वो वेलनेस थेरेपी के तौर पर योगा वोगा सीखने के लिए बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में आकर के रहते हैं, वहां पर कुछ दिन रहते हैं कि भाई ठीक है थोड़ा एक स्वच्छ वातावरण में रहेंगे तो चीजों को बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे। तो एग्री थेरेपी, एग्री फूड एंड बेवरेज, एग्री रिक्रिएशन एंड एग्री स्पोर्ट्स और एग्री एकोमोडेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लोगों के शामिल किए जा रहे हैं। तो ये एग्री टूरिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अपने आंसर में इन सारे पॉइंट्स को शामिल करना सीखो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो भाई कुछ और समझते हैं। अब रिसेंट में क्या हुआ ना कि उत्तर प्रदेश के आईआईटी कानपुर ने एक सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। ये क्या करेगा भाई? तो पहली बात तो ये किसानों की आय को बूस्ट करेगा। ठीक है, बूस्ट फार्मर्स इनकम, और इसके साथ साथ जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होता है उसको कम करने में इसकी भूमिका बहुत ज्यादा रहने वाली है। कैसे भाई? देखिए ध्यान समझते हैं हम। तो जो सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है कि जब मानो भाई किसान ने कोई किसी फसल को उत्पादित कर लिया, ठीक है, सब प्रॉपर सब चीजें हो चुकी है, लेकिन अभी मार्केट में उसकी डिमांड क्या है? बहुत कम है। ठीक है, उसको पैसे अच्छे खासे नहीं मिलेंगे। अगर वो उसको सही से नहीं रखता तो क्या होगी? फसल उसकी बर्बाद हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया में सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया सकता है। यह तकनीक फलों और सब्जियों को सोलर एनर्जी के माध्यम से सुखाने की सुविधा प्रदान करती है
और यह एक कुशल और टिकाऊ तरीका है। ठीक है, इससे क्या होगा, पहली बात तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी और पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेज होते हैं वो भी यहाँ पर क्या होंगे, कम होंगे। किसान अपनी फसलों को लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं, उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, और जब उनके उस प्रोडक्ट का सही मूल्य उनको मिल रहा होगा तब वो उसको मार्केट में बेच सकते हैं। अभी रिसेंट में आईआईटी कानपुर के द्वारा 30 किसानों को सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण दिया, बहुत रिसेंट की न्यूज है, बहुत रिसेंट की न्यूज है। सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अंतर्गत टमाटर के प्री ट्रीटमेंट और सोलर ड्राइंग की लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब लाइव यहाँ पर प्रैक्टिकल करके समझाया गया कि किस प्रकार से ये तकनीक काम करने वाली है। देखो बात समझना, अब मानो आपसे प्रश्न ये पूछता है कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एक तो विकल्प बता, एक विकल्प आप क्या बता दोगे, नया जो पॉइंट आपने आज पढ़ा एग्रीकल्चर टूरिज्म के कॉन्सेप्ट को। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मैंने आपको एग्जांपल दिए, जैसे कि बाराबंकी में जो पहला एरोमा क्लस्टर है मैंने आपको एग्जांपल दिया, लखनऊ में मैंगो पार्क का मैंने आपको एग्जांपल दिया। ये सारे पॉइंट्स आप शामिल करो कि इनके माध्यम से यूपी गवर्नमेंट 293 गाँवों की पहचान कर रही संदर्भ में। इन सारे पॉइंट को शामिल करते हुए एग्रीकल्चर टूरिज्म के कॉन्सेप्ट को बताओ। प्लस सेकंड पॉइंट कि हम सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी को, जो कि रिसेंट में आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित की गई है, इसके माध्यम से हम किसानों के फसलों की बर्बादी को रोक सकते हैं, प्लस उनको उनके फसलों का उचित मूल्य दिलाने में भी हेल्प कर सकते हैं। तो ये दो सुधार आपने यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखे हैं, इनका प्रयोग अपने आंसर में करना स्टार्ट करो। देखो ये जो क्लास है, ये क्लास के माध्यम से हम करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। मेरा पूरा अप्रोच ये रहेगा कि मैं आप लोगों को इस पूरी सीरीज में जितना हो सके उतना हेल्प करने का प्रयास करूंगा। आपको लगातार एफर्ट करते रहना पड़ेगा, ठीक है, आप भी एफर्ट करो। इस पूरी क्लास में, आज की जो पूरी क्लास रहेगी, कि जो भी फीडबैक हो, जो भी आपकी समस्याएं अगर आप शेयर करना। देखो जिनका भी इस बार मेंस 2024 में है उनके लिए हमने एक फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। हालांकि उसकी लिमिट बहुत ज़्यादा क्रॉस हो चुकी है, लगभग वहाँ पर 650 प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं। फ्री इनिशिएटिव हमारा है, यहाँ पर हम रेगुलर आंसर राइटिंग कर रहे हैं, 1-to-1 डाउट डिस्कशन और बातचीत करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मेरा पूरा समय इस समय क्या हो रहा है, फोन कॉल उठाने में चला जा रहा है, क्योंकि आप लोग के लगातार फोन आ रहे हैं, फिर भी बहुत सारे फोन पेंडिंग है। मैं इस बात के लिए बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर आपने फोन कर मेरी आपसे बात नहीं हो पाई है, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये मेरी समस्या है, मैं इसको दूर करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग एटलीस्ट अगर इस बार मेंस दे रहे हो, हमारे इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट करो। इन दोनों के अलावा 2 प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं, जैसे कि एक हमारा प्रयास बैच, वन ऑफ द बेस्ट आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, चाहे मॉडल आंसर पे लेवल पर हो या फिर कॉपी वैल्यूएशन को लेकर के हो। बहुत ही शानदार कॉपी वैल्यूएशन हो रहा है, बहुत ही शानदार यहाँ पर आपको मॉडल आंसर मिल रहा है, बाइलिंगुअल सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो प्रयास बैच तो चल ही रहा है, प्लस उत्तर प्रदेश पीसेस के लिए हमने एक मेंस टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की हुई है, जिसमें टोटल 16 पेपर शामिल किए गए हैं। तो आप इन दोनों प्रोग्राम से भी क्या कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो। देखो भाई, मेंस एग्जाम को लेकर के मैं पूरी तरीके से आप लोगों के साथ लगातार बना रहूंगा। कोई भी दिक्कत आती है आप निश्चिंत होकर के हमसे कांटेक्ट करो, व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहां पर मैसेज करिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपना इस फीडबैक, जो भी इस क्लास को लेकर आपका फीडबैक है, एक बार यहाँ पर शेयर करो, फिर हम आगे चीजों को डिस्कस करें। देखो आपसे मैं आज एक होमवर्क भी यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको एक काम ये करना है, आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है, अभी हाल ही में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किया गया, महाकुंभ का आयोजन किया गया। आप सबको कमेंट सेक्शन में यूपी की इकोनॉमी में, यूपी की संस्कृति में, यूपी के पर्यटन में, ठीक है, महाकुंभ की क्या भूमिका रही, इसके संदर्भ में एक एक एग्जाम्पल या फिर एक एक फैक्ट आप सबको देना। मतलब कोई एक पॉइंट बताओ, कोई भी एक एग्जाम्पल महाकुंभ के संदर्भ में, कोई भी एक फैक्ट, बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं। इससे क्या होगा, अगर 20 लोग इसमें कमेंट करते हैं, 20 पॉइंट हमारे पास निकल करके आ जाएगा। आप सबके लिए एक बहुत शानदार पॉइंट तो यहीं पर तैयार, ठीक है। तो एक हेल्दी डिस्कशन, एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हुए हम लोग मेंस की पूरी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, तैयारी करिए। कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ऑल द बेस्ट दोस्तों।